बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरण। कहानी और नाटक का संबंध क्या होता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और कहानी को हम नाटक किस तरह से बना सकते हैं। फिर अगर हम नाटक में कहानी को रूपांतरण करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार नारायण प्रसाद बेताब की चंद लाइनों पर ध्यान देंगे। न ठेठ हिंदी न खालिश उर्दू, न ठेठ हिंदी न खालिश उर्दू, ज़बान गोया मिली जुली हो। अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। बहुत ही सुंदर लाइन है बच्चों। कहने का मतलब है कि एक नाटक लिखते समय भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती है। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। विधा का मतलब होता है बच्चों कि किसी साहित्य का स्वरूप बदल जाए तो फिर उसकी रचना प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। जैसे कि एक कहानी को लिखते समय बस हम ये अपने पाठकों का ध्यान रखते हैं, लेकिन नाटक लिखते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। वैविध्य का मतलब होता है विभिन्नता। क्या इसमें विभिन्नता होती है और क्या समानता होती है? इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। प्यारे बच्चों, जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, यानी कि लेखक लिखता है तो सिर्फ यह ध्यान रखता है कि बस एक पढ़ने वाला होगा, लेकिन अगर वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। नाटक लिखना हमारे लिए कहानी लिखने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। यानी कि जो हम कुछ देखते हैं तो उसकी छाप हमारे मन मस्तिष्क पर अधिक समय तक पड़ी रहती है। इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सद्गति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, लेकिन नाटक जो है मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, यानी कि अच्छी तरह से मंच को सजाया गया रहता है। वहाँ संगीत की व्यवस्था होती है
उचित प्रकाश की व्यवस्था होती है और समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है। बस यही समानता होती है, उसी कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाने वाला होता है। पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। यानी कि थोड़े से रुक देख लेते हैं, उसके बाद उनके मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि देखिए आगे किस तरह से लोग ये अपना पार्ट अदा करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है, और हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में ही घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो, यानी कोई घटना है वह किसी स्थान पर नहीं घटी हो और उसके समय का भी पता न हो। कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बच्चों, ईदगाह कहानी आप सबने पढ़ी होगी और सभी को बहुत ही भावात्मक लगी होगी और छोटे से बच्चे की बुद्धिमत्ता पर सभी गर्व किए होंगे। बच्चों, इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस करते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हों, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उसके दिए संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। मतलब यह कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है? क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी रचना पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकता पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है और ये तीनों बहुत ही आवश्यक होता है कि हाँ, इन तीनों का ध्यान रखा जाए। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश के संवादों के माध्यम से स्थापित करता है।
इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भी भूमिका भी तैयार करता है। बच्चों, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद न हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियाँ, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है, यानी कि परिवेश का मतलब कि वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व गीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। और तीसरी बात जो ध्यान में रहेगी वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्यता बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो संवाद हैं वे छोटे होने चाहिए। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उसकी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय होता है, जो प्रायः निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भाव भंगिमाओं और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। बच्चों, ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं कि लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभाव और कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है।
उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहाँ हामिद इस द्वंद्व में है कि वह क्या खरीदे, या जहाँ वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ चल जाता है। उसका रूपांतरण कठिन है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर यानी ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पात्र नहीं बोलता है के माध्यम से बहुत अधिक संभव है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आँखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या क्या संभावनाएं हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसीलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं। बच्चों, कहानी से नाटक ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि यहाँ पात्र बोलने के साथ साथ अपनी भाव भंगिमाएँ भी पेश करते हैं और शब्दों से ज़्यादा उनकी भाव भंगिमाओं से, उनकी प्रस्तुतिकरण से वह क्या बोलने जा रहे हैं और क्या उनके मन में है, यह पता चल जाता है।